ठान ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम भारत एक सोच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनसेट टीवी ने एक मुहिम छेड़ी है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष सीरीज, भारत एक सोच, इंडिया एट 75। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई हैं बचेंद्री पाल। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं एक पर्वतारोही हमेशा पर्वतारोही होता है, कोई भी उम्र का पड़ाव उसे रोक नहीं पाता। और आज भी वो एक एक्सपीडिशन पर है और इस बीच ही वो हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। और ये एक्सपीडिशन अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि एक्सपीडिशन उन महिलाओं के लिए है जो 50+ है। और मैम इस वक्त म्यांमार बॉर्डर के पास कहीं मौजूद है। आपके इस एक्सपीडिशन से ही हम शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि कितना खास है ये एक्सपीडिशन और 50+ महिलाएं ही क्यों। ये एक्सपीडिशन कई मायनों में बहुत खास है क्योंकि पहली बार शायद ये पर्वतारोहण के इतिहास में या फिर एडवेंचर में ये पहली बार 50 साल से ऊपर की महिलाएं और लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वो म्यांमार बॉर्डर से पंगसाउ पास से शुरू किया था हम लोगों ने, और कारगिल दिवस के दिन हम लोग इसका ये 5 महीने की जो जर्नी है हमारी कंप्लीट होगी। और खास इसलिए है क्योंकि इसमें 50 साल से ऊपर करीब 68 साल के महिलाएं हैं। मैं भी 68 हूँ, मेरे साथ में और भी है, 65 है, 64 है जी। ये पहला इनिशिएटिव है। जी हाँ मैम, आप तो पैदाइशी पर्वतारोही हैं क्योंकि आपका जन्म जो है वो उत्तरांचल में ही हुआ, लेकिन माउंटेनियर बनने का जो सपना है वो कब आया? और अगर मैं उस दौर की बात करूं तो बेटियों के सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे। परिवार का आपको कितना साथ मिला आपको सपना पूरा करने के लिए? मैं बचपन से एक ग्रेट ड्रीमर थी और बहुत अभावों में थी। एक साधारण परिवार में पली बड़ी और हायर एजुकेशन मेरा पहला एवरेज था। और मैं चारों तरफ जो महिलाओं की देखती थी कि वो किस तरह से खेतों में हर जगह में बिल्कुल जैसे वो कामों में, तो मैं सोचती थी कि यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो मुझे एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा एवरेज था मेरे लिए उस माहौल से बाहर निकलना। लेकिन मेरी सोच बहुत ही स्ट्रांग थी और तब भी और अभी भी एक बार कोई चीज ठान लिया, मैंने ड्रीम किया कि मैंने हायर एजुकेशन लेना, तो उसी दिशा में मेरी सारी प्रयास होती थी। तो उस हालत में पढ़ाई करना, आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन मैंने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया। तो घर के लोग भी बाद में जब उन्होंने मेरा दृढ़ निश्चय देखा कि मैं घर के सारे काम करती थी, गांव में रह के सब कुछ करना पड़ता है और गांव के उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गरीबी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। तो एक स्ट्रगल से भी बहुत कुछ सीखने मिला और उससे मुझे बहुत मैंने सीखा और ये पर्सनैलिटी मेरा शेप हुआ। गांव के माहौल में रह करके वहां बचपन से ही जिम्मेदारियां लेना सिखाई जाती है। जंगलों में जाइए, अपने गाय बैल जो भी है उसके लिए कुछ करना और छोटे भाई बहनों के लिए। तो ये मैं सोचा आज जो भी हूँ, ये जो मेरा व्यक्तित्व जो भी है वो शेपअप किया क्योंकि मैं एक गांव से आती हूँ और जहाँ पे हार्ड वर्क ये तो वे ऑफ लाइफ होता है, दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। तो जब मैं उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती थी तो ये मेरे माँ पिताजी को बहुत ही प्रभावित किया। मेरे बड़े भाइयों को तो काफी छूट होती थी, तो जब उनको लगा कि ये इतना घर का सारा काम हाथ बटाती है और साथ में घर में पढ़ाई भी करती है कि मैं प्राइवेट एग्जाम दूंगी, अगर मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ, कॉलेज नहीं जा सकती हूँ, तो घर में बैठ के पढ़ाई तो कर ही सकती हूँ। ये सोच थी मेरी और ये देख के सब लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे, फिर मेरे पिताजी ने कहा चलो आगे पढ़ाई कर लो। और उसके बाद मैंने 10th किया। तब उसके बाद पीछे मुड़ के देखने का नहीं मिला और मैंने MA BEd किया। और तब उसके बाद 1 साल एक सुटेबल जॉब के लिए मैं इंतजार कर रही थी गांव में। तब मुझे फॉर्मल माउंटेनियर बनूंगी ऐसी न तो चाह थी और न कुछ अवेयरनेस थी और न ऐसा माइंडसेट था उस समय। और खासकर महिलाओं के लिए जो सोच थी, वो माउंटेनियरिंग एक हार्ड कोर स्पोर्ट है जहाँ चैलेंजेस है, रिस्क है और ये देखा जाता है, ये लोगों की सोच होती है कि महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं होती है। तो वो 1 साल था मेरा टर्निंग पॉइंट
उसी दौरान मैं एक ग्रेट माउंटेनियर हमारे गांव में विजिट किया। जब उनको पता चला, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और कि मैं एमए बीएड कर रही हूँ और एक सूटेबल जॉब के लिए मैं इंतजार करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो मेरे गांव के पास में ही है, 15 किलोमीटर अवे, तो उन्होंने कहा कि देश विदेश के लोग वहां पे माउंटेनियरिंग कोर्स करने आते हैं, आप लोग क्यों नहीं? मेरे बड़े भाई ने भी किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन लड़कों को कोई बढ़ावा नहीं और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं। तो ये तो अपने अंदर से मेरी एक जिज्ञासा, उनसे इंटरेक्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ सकते हैं कि रिस्क क्यों लेना चाहिए। एवरेस्ट का जो एक्सपीडिशन आपका पहला रहा उसकी बात करूंगी, लेकिन कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला। इस सोच के साथ आपने हमेशा माना कि सिर्फ एक फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में मास्टर होना जरूरी है, और सिर्फ माउंटेनियरिंग नहीं, इसके अलावा आपकी जो रुचि थी वो कई खेलों में भी रही। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से खेल आप खेला करती थी इनिशियली, और कोई ऐसा बड़ा स्पोर्ट्स जहां पर आप जाने की रुचि रखती हूँ। शुरुआत जैसे मैंने बताया कि जो रूरल स्पोर्ट्स होती थी स्कूल में, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को बहुत ही एक नेशनल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे, और उसको हम लोग गाँव में तो बहुत करते थे हम लोग, प्रभात फेरी करना, एंड तब ये कोई अगल बगल में कोई मैदान है उसमें वो सारे रूरल स्पोर्ट्स, तीन टांग की दौड़ एंड ऑन। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और वो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने पोटेंशियल को वहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद इस माउंटेनियरिंग में आई, और माउंटेनियरिंग बहुत मुश्किल था, वो माइंडसेट नहीं था, गांव में वो माइंडसेट नहीं था, लड़कियां क्यों इतना हार्डकोर स्पोर्ट में, ये रिस्की है। मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि माउंटेनियरिंग तो जो जाते हैं तो फिर वहां से सेफ रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। ऐसे माइंडसेट से निकलना अपने में एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सोच, डिटर्मिनेशन होने की जरूरत है, और फोकस। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, एक टारगेट बना दिया, एक गोल सेट कर दिया, जो मैंने किया, उसके बाद चाहे गांव वाले कुछ भी बोले, क्योंकि एक जोक जैसा था कि एक गरीब परिवार, एक पढ़ाई लिखाई लड़की को करना ही अपने में एक इतनी बड़ी बात थी। और वो लड़की एमए बीएड करने के बाद रोज प्रैक्टिस करती थी, बोरी में पत्थर रख के मेरे पिताजी तोलते थे, मैं पहाड़ी के ऊपर रखती थी और वापसी में घास लकड़ी लेके आती थी। तो ये वो माइंडसेट से बाहर निकलना, लेकिन मैं बहुत ही डिटरमिन्ड थी, जो एक बार सोच लिया और वो रास्ता जब लगातार मंजिल की तरफ ही है। जज्बा, हौसला, डिटर्मिनेशन एक तरफ, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी को छूट जाने का डर जो होता है, जिंदगी छूट जाए, मौत आ जाए, इसका जो डर होता है ये बहुत बड़ा होता है। एवरेस्ट की चढ़ाई आसान नहीं है, बहुत दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान जिंदगी और मौत का फैसला ना के बराबर होता है। क्या इस बात ने आपको कभी डराया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो मेरे साथ हुआ भी था, एक करीब 23,000 फीट में, जब हम रात को सोए थे अपने टीममेट्स के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में, तो रात को 12:30 बजे करीब ये 60-70 डिग्री का जो स्लोप था लोत्से फेस, वहां पे जब हम रात को सोए थे और दूसरे दिन मुझे सबमिट के लिए और हायर कैंप में जाना था, तो रात को 12:30 बजे बड़ी धमाके की आवाज आई, और थोड़ी देर बाद उस समय मैंने सोचा शायद कोई ऑक्सीजन सिलेंडर जो बाहर में रखे वो बस्ट हो गया जी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं तो कोई भारी चीज के नीचे दब गई हूँ, और तब पता चला कि मैं एक एवलांच के नीचे, आइस के नीचे दबी हूँ। और तब मैं यही सोच रही थी कि ये कैसी मौत है, जब मुझे पता चल रहा है खुद कि मैं धीरे धीरे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे टेंट में मेरे दूसरे टेंट पार्टनर थे, उन्होंने आइसेज से पहले तो टेंट को फाड़ा, खुद बाहर निकले, और फिर मेरे हाथ को खींच करके मुझे बाहर निकाला। और बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, 15 मई 1984, और जब वहां से बाहर निकला तो बाहर में बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी, सारे के सारे लोग दबे पड़े थे, वहां से बाहर निकल रहे थे, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी इसलिए एकदम दिख रहा था साफ साफ जी। तो मैं बाहर निकल के एक टेंट में गई, और रात को ही लोअर कैंप से मेरे साथी लोग, ये तो टीम वर्क है पूरा, मैंने अगर आज कुछ अचीव किया, ये मेरे अपने बलबूते पे नहीं, मेरे पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, और उनका सपोर्ट से वो लोग रात को 1 बजे रेस्क्यू के लिए ऊपर आए, और हम लोगों को वापस, हम सब कुछ लोग कैजुअलिटी हुए थे, किसी का रिप ब्रोकन था, किसी का लेग फ्रैक्चर था, कोई लोग शॉक्ड थे,
तो हमको लोअर कैंप पे लेके गए और वहां पे हमारे लीडर ने कर्नल डीके खुल्लर, उन्होंने सबको लाइन में बिठा के पूछा, जो लोग इंजर्ड नहीं थे उनको, जो इंजर्ड थे उनको तो नीचे जाना ही था। तो ये वन बाय वन जब सबको पूछा, मेरा जब टर्न आया कि बचिंद्री गिवन एक मौका अगर मिले तो तुम ट्राई करोगे? मैंने कहा हाँ सर जरूर, क्यों नहीं। उसके अंदर से मेरी भावना ये थी कि मुझे मरना होता तो मैं मर सकती थी, भगवान ने मुझे बचाया इसलिए कि शायद मुझे एवरेस्ट के लिए अगले फिर मुझे कोशिश करना है, शायद मैं पहुंचूंगी। और आपको एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनना था, वो जज्बा आपके अंदर जिंदा था और आप फिर चढ़ाई के लिए चढ़ी और फाइनली आपने जो सोचा था, जो सपना आपका सदा से रहा जी, उसे आप पॉजिटिविटी होना भी बहुत जरूरी है। जब ऐसे मौके होते हैं, जब हालात आपके पक्ष में नहीं है, तब आप पॉजिटिव रहे। ये स्पोर्ट उन्हीं का है कि आप पॉजिटिव रहे और हार्डशिप को एंजॉय करो। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। जब मैंने कहा कि यस सर मैं कहूंगी, और आज इसलिए ये सम्मान के हकदार हो के आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि वो जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे सक्सेस स्टोरी का, कि मैंने उसके बाद में पॉजिटिव रही और मैंने प्रयास किया और आपका प्रयास कामयाब भी हुआ और आप एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच भी गए। लेकिन कहते हैं एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद एक खुशी का एहसास होता है, एक अलौकिक एहसास, एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। मैं ये नहीं जानना चाहती आप कितने एक्साइटेड थे, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपने क्या किया? एवरेस्ट के इतनी एक्साइटेड भी नहीं थी, क्योंकि इतने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से होके जाते हैं आप ऊपर में। हमेशा पहला सोच यही होता है कि मैं सही सलामत नीचे उतर पाऊंगी। लेकिन मैं अपने साथ, मेरी माँ ने दुर्गा की एक मूर्ति दी थी और हनुमान चालीसा भी मेरे पास था, और मेरे साथियों ने भी कुछ अपना कुछ दिया था कि अगर तुम समिट में पहुंच सके तो ये सागर माथा के ऊपर ये चढ़ा देना। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने सागर माथा टेका, प्रणाम किया, मेरे माँ पिताजी को याद किया, उनका जो ईमानदारी, उन्होंने जो वैल्यूज दिए थे, ईमानदारी एंड मेहनत, यही मेरे बैंक बैलेंस में हमको दिया, और कुछ था नहीं मेरे घर में मेरे माँ बाप के पास। तो उनको प्रणाम किया और हनुमान चालीसा और दुर्गा की मूर्ति को मैंने वहां पे प्लेस किया। उसके बाद साथियों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाइयां दी, और हमारे लीडर ने वॉकी टॉकी वायरलेस सेट पे बोला कि बचिंद्री तुम्हारे लिए तो अभी बहुत कुछ, सब कुछ बदल चुका है, पूरा देश को तुम पे गर्व है। और ये था, लेकिन अपर मोस्ट इन माइंड था कि क्या सही सलामत उतर पाएंगे जी। तो जैसे जैसे नीचे आए, लोगों ने महसूस कराया और उसको डाइजेस्ट किया कि हाँ कुछ किया है हमने जी। अच्छा बचेंद्री, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर पहुंचकर बहुत सारी हिदायतें होती हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, जैसे आप चश्मा नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस होती हैं वो आपकी रेटिना को नुकसान दे सकती हैं, और भी बहुत सारी हिदायतें होती हैं। क्या वो हिदायतें हैं, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग एवरेस्ट पर जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आप इसे खुद अपने जीवन में फेस कर चुकी हैं, क्योंकि उतराई के समय आपकी वो जर्नी काफ़ी पेनफुल रही। हम उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, एक माउंटेनियर को बहुत डिसिप्लिन तो होना ही पड़ता है, और बहुत सारी हिदायतें होती हैं। आप टीम में जा रहे हैं और एक दूसरे का केयर करना, वो सब कुछ तो होता ही है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ऑल ऑफ अस इज बेटर देन वन ऑफ अस। ये तो लाइफलाइन होती है एक, मेरे लिए तो पूरा टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। उसके अलावा क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो एवरेस्ट का बेस कैंप है, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सी लेवल। तो वो एयर हमको मिलती है, उसमें हाफ ऑक्सीजन मिलती है, और इसलिए आप यू स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर, क्योंकि आप एक ब्रीथ में जितना ऑक्सीजन लेते हैं वो कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ ऑफ द सी लेवल। तो आप बहुत मेहनत करते हो तो आपको फास्ट ब्रीदिंग, और आप जब एवरेस्ट के टॉप में होते हैं तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द सी लेवल। आप जब एक ब्रीथ में आप क्वार्टर जो आपको सी लेवल में ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके लिए वो सब एक्लिमेटाइजेशन, क्लाइंबिंग हाई, स्लीपिंग लो, अपने को सारे आपका ब्रीदिंग, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, सब में कुछ
चेंजेस आती है एज यू गो हायर एंड हायर। तो उसके लिए उनको वक्त देना पड़ता है हर सिस्टम को, वो न्यू कंडीशन को के मुताबिक अपने को बनाने के लिए। और फिर डिहाइड्रेशन बहुत होता है, एयर इज वेरी ड्राई, द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर एट दैट ऑल्टीट्यूड इज वेरी पुअर एंड यू आर ब्रीदिंग फास्टर टू मेक अप द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और कंप्लीटली वेट एयर वी ब्रीद आउट एंड ड्राई एयर ले रहे हैं। बहुत डिहाइड्रेशन का बहुत होता है, आपको पानी बहुत पीना पड़ता है, आपको प्यास लगे या न लगे, आपको रात को कितने बार टेंट से बाहर निकलना पड़े, लेकिन पानी पीना एक लाइफ टाइम होता है आपका। तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये देखा गया, मैंने कहीं पढ़ा था कि वाटर रिजर्व ह्यूमन बीइंग में बहुत कम होता है, मैक्सिमम 12 दिन अगर उसको कहीं पे बैठाया जाए। एंड द फूड रिजर्व इज फॉर मंथ्स, 2 महीने 1 महीने के भी खाने के बगैर आप जिंदा रह सकते। ये ध्यान में रखते हुए हमेशा ये क्या कि आप प्यास नहीं लगती है तभी आप पानी पीते हैं जी। और दूसरी बात है कि अल्ट्रावायलेट रे जो आप बोल रही थी, क्योंकि एयर इज वेरी थिन, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हैवी गैसेज नीचे है तो एयर थिन होते हैं, और एंड दैट जो सनलाइट है वो पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग टू द सरफेस। और इस प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रे जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेज है वो फिल्टर हो जाती है। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं और वो थिन एयर है, दो अनफिल्टर्ड रेज जब चश्मा नहीं लगाते हैं तो जब रेटिना उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस होती है, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्किन टैन हो जाती है, जैसे मेरे अभी भी टैन हुई है क्योंकि मैं अभी ये लंबी जी। तो मेरे साथ हुआ था ये, और जब मैं क्लाइम कर रही थी एवरेस्ट तो क्लाउडी सा लग रहा था, क्लाउडी दिखा, तो मुझे ये गलत फहमी थी कि क्लाउड प्रोटेक्ट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, और बहुत मुश्किल हुआ। उस समय के इक्विपमेंट्स बहुत खराब थे, बहुत ही, और वो चश्मा इतना बेकार था, उसमें बार बार फॉगिंग होती थी। तो मैंने सोचा उसको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि क्लाउडी है, चलो ठीक है। लेकिन जब मैं टॉप में पहुंची, द बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, तभी मेरे जो दूसरे माउंटेनियर फ्रेंड थे उन्होंने कहा, बच्चन जी तुम्हारा आंख गया, तुमने कैसे ये गॉगल्स उतार दी? क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो तब मैंने गॉगल्स पहना, लेकिन बाय द टाइम मैं पहुंची साउथ पोल में, मैं करीब 2 बजे समिट से नीचे उतरना शुरू किया और 5 बजे मैं साउथ पोल जहां से चली थी, क्योंकि फिटनेस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। विदिन 3 आवर्स मैं उस कैंप में पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची तो मैं रात भर सो नहीं सकी। इतनी बर्निंग सेंसेशन, जैसे कोई रेत आंख में मिर्च का जैसा इतना ये हो रहा था। तो नेक्स्ट डे फिर डबल गॉगल्स पहन के नीचे उतरी, और वहां पे हमारे डॉक्टर थे लोअर कैंप में, जो कि मेरे आंख के ट्रीटमेंट के लिए रोका गया था। तो ये सारे बहुत होती है, बहुत कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, बहुत कुछ नॉलेज के साथ जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के साथ भी जाना। अच्छा बचेंद्री, जब आप वापस आ गई, ट्रेनिंग बहुत जी बचेंद्री, जब आप वापस आ गई नीचे तो फिर आप पहली महिला बन चुकी थी एवरेस्ट को फतेह करने वाली। एवरेस्ट के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो एवरेस्ट के नीचे हम बौने होते हैं, लेकिन जब एवरेस्ट फतेह कर लेते हैं तो हम एवरेस्ट से भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस या हाइट देखें तो फिर उस समय हमारी हाइट एवरेस्ट से भी ऊंची होती है। तो उस समय जब आप नीचे आई तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी थी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई उपलब्धि आती है, आपकी ज़िंदगी में तो कई उपलब्धियां आई, आपने एवरेस्ट को फतेह किया, आप अर्जुन अवार्डी रही, आपको पद्म भूषण से भी आपको नवाजा गया। क्या हमारे जीवन में बदल जाता है जब हमारे जीवन में कोई उपलब्धि आती है? बहुत बहुत 360 डिग्री बदलाव आया मेरी जिंदगी में। देश ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और मेरे दिमाग में हमेशा था व्हाट इज नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत मुझे अपनी स्टोरी में कभी नहीं भूली हूँ, अपनी जड़ों को मैं कभी नहीं भूली हूँ। जिन परिस्थितियों से हो करके मैं आज यहाँ पहुंची हूँ वो मैं नहीं भूली हूँ। और ये सोच के साथ मैंने एक मेरा नया एवरेस्ट जर्नी शुरू हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि एवरेस्ट से पहले ही टाटा स्टील ने मुझे जॉब दिया था, और जब मैंने एवरेस्ट प्लान किया तो टाटा स्टील ने ये फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट क्रिएट किया और फुल्ली एम्पावर किया मेरे को। मुझे उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के अब उन्होंने कहा कि अब आप करिए जो कुछ करना है। और सबसे पहले मेरा दिल दिमाग में था कि विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए, एक महिला होने के नाते मुझे ये जर्नी कितनी मुश्किल थी, वो सोच के साथ बाहर निकलना एक एवरेस्ट चढ़ने के बराबर ही था।
तो उसके बाद तो मैंने तो इनफैक्ट मेरे सही जर्नी शुरू होती है आफ्टर एवरेस्ट जी। और उसके बाद एक के बाद लगातार, और ये भी उसी कंटिन्यूटी में आज मैं भी यहाँ पे हूँ। और उसी कंटिन्यूटी की बात मैं इसके साथ भी करूंगी कि आपने एक ऐसे एक्सपीडिशन को भी लीड किया था जिसमें पहली बार भारत के 18 लोग एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करने गए थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस एक्सपीडिशन के बारे में बताइए। ये एक्सपीडिशन था, मैं जैसे आपने बताया कि एवरेस्ट के बाद अब क्या, हाँ। और एवरेस्ट के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे अभी दूसरी महिलाओं को मौका देना है। और फिर मैं अपनी एक कलीग के साथ में मैं दोबारा नेपाल गई। उस समय एवरेस्ट बुक करना पड़ता था, एक सीजन में सिर्फ एक एक्सपीडिशन अलाउड होता था। तो मैं नेपाल में गई और मैंने एवरेस्ट बुक किया 89 या 91 के लिए जी। तो जब वापस आई तो बाद में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, उनके प्रेसिडेंट थे जो कैप्टन कोहली जी, उनको पता चले कि बचेंद्री ने एक विमेन एक्सपीडिशन लेके जाने वाली है। तो उन्होंने कहा वो एक्सपीडिशन क्यों ना आईएमएफ के बैनर में, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन बीइंग द एपेक्स माउंटेन बॉडी ऑफ इंडिया, तो उसके बैनर में क्यों नहीं, मैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के बैनर में लेके जाने वाली। तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो यह था कि मैक्सिमम वुमेन शुड गेट अपॉर्चुनिटी, जो नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं। हमसे पहले 65 में सक्सेसफुल एवरेस्ट एक्सपीडिशन हो गया था इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, उसके बाद लोग चुपचाप थे। और 20 साल बाद एक महिला को मौका मिला एवरेस्ट के लिए 84 में। तो मुझे यह था कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे विमेन है, दे आर कैपेबल, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। तब मैंने सोचा क्योंकि मैं इसको लीड करूंगी और मैं एक बाकी विमेन को मौका दूंगी। जब आईएमएफ के प्रेसिडेंट को पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बात किया। तो मैंने कहा सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बैनर में हो, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन हो या आईएमएफ हो, विमेन शुड गेट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ और जो बुकिंग मैंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन किया था उसको आईएमएफ में ये करके, और फिर लगातार 91, 92 में ये प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग मेरी लीडरशिप में हुआ। मैक्सिमम वुमेन वर गिवन द अपॉर्चुनिटी। खुद मैं उनके साथ में गई, खुद उनके साथ में क्लाइंब किया और देखा। और उसके बाद फाइनली 93 में एक टीम बना। बहुत मुश्किल था, ये माउंटेनियरिंग जो है बहुत मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है जी। ये लोग बहुत ताकत और बल और अब नहीं है मैम, अब नहीं है। जब से आपने एवरेस्ट को फतेह किया है, आपने रास्ता देश की हर बेटी के लिए खोल दिया है और आज देश की हर बेटी मन में वो जज्बा रखती है, उसके लिए एवरेस्ट अब बौना बन चुका है, क्योंकि वो इतना जज्बा रखती है, इतना हौसला रखती है कि वो भी एवरेस्ट फतेह कर सकती है, क्योंकि उन सबकी प्रेरणा अब आप हैं। आप वो रास्ता उन्हें दिखा चुकी हैं, आप उनका मार्ग प्रशस्त कर चुकी हैं और आज भी आप लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग देती हैं। तो आप अपनी हाल फिलहाल के जीवन के बारे में बताइए, जिसमें आप न जाने 4000 से ज़्यादा कितने बच्चों को ट्रेन कर रही हैं और आप उनके अंदर एक जज्बा और एक उम्मीद भर रही हैं कि एवरेस्ट अब कुछ नहीं, आप बहुत आसानी से एवरेस्ट को फतेह कर सकते हो। बिल्कुल, सबसे बड़ा एवरेस्ट तो अपने अंदर की होती है, आपकी सोच की है, आप क्या सोचते हैं अपने विषय में और आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी अच्छी सोच है, मैं तो अच्छी सोच की वजह से जो भी मैंने अच्छा किया होगा, एक सोच के अंदर से कि मुझे करना, ये भी एक सोच थी। ये जो 4733 किलोमीटर का हमारा ये है म्यांमार बॉर्डर से, और ये भी एक सोच थी। 2018 में जब फिट इंडिया मूवमेंट का बड़ा बोलबाला था हमारा प्रधानमंत्री का, तो मैं उस समय ध्यान दिया। 2019 में मेरा टेन्योर पूरा हो रहा था टाटा स्टील में, तो मैंने सोचा मैं तो अभी बहुत फिट हूँ, क्योंकि वहां पे रहकर मैं लगातार एक के बाद एक्सप्रेशन में लगातार, मुझे तो 35 साल पता नहीं चला जैसे 35 महीना है, इतना साल मैंने काम किया। तो मैंने सोचा मैं फिट हूँ, क्या मैं आप उसके बाद में क्या करूं। तो जब लॉन्च हुआ था 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट, तो तब मैंने ये कर लिया था कि मैं उन लोगों के लिए करूंगी जिसको लोग सोचते हैं अनफिट है, यानी विमेन और या फिर जो 50-60 साल से ऊपर की हैं, ये लोग ने। मैंने सोचा मैं फिट हूँ, मेरे जैसे जरूर होंगे और भी लोग, और तब ये स्ट्रांगली आया। मैंने इसका बोलबाला शुरू किया और लोग जुड़ते रहे और बहुत ही लेजेंड्स लोग जुड़े इसमें, जो लोग कहीं ना कहीं देश के हर भाग में थे, एक्टिव थे और एक ड्रीम के साथ में थे कि हम अभी 50-60 साल के बाद भी हमको कुछ कर सकते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, और एक मेरी सोच मिली कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूं, और उसके साथ फिर फिट इंडिया बैनर। सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, आपने कई मूवमेंट्स को हवा दी। जैसे
अगर मैं फिट इंडिया मूवमेंट की बात करूं तो फिट इंडिया मूवमेंट में आप आज भी जुड़ी हुई हैं, आप आज भी लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन इसके अलावा स्वच्छता अभियान में भी आपका अहम योगदान रहा, गंगा सफाई में आपने अपना अहम योगदान दिया, उसके बारे में बहुत संक्षिप्त जानना चाहूंगी। वो एक्चुअली 1994 में मैंने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन के प्योर एडवेंचर, मैंने सोचा महिलाओं को ऐसी फील्ड में आगे निकालना है, एडवेंचर में निकालना है जिसमें उन्होंने नहीं किया है। तो 1994 में मैंने एक ऑल विमेन राफ्टिंग वॉयज किया था फ्रॉम हरिद्वार टू कलकत्ता। उस टाइम पर देखा मैंने कि गंगा की कितनी दुर्दशा है, हम कितने डबल स्टैंडर्ड है, दोगले हैं। एक तरफ गंगा माँ को पूछते हैं, दूसरी तरफ क्या दुर्दशा है, उस टाइम पर देखा। लेकिन एडवेंचर प्योर एडवेंचर था महिलाओं का, रोज पैडलिंग करना, लोगों के ब्लिस्टर हो गए थे, करीब 2100 किलोमीटर करके हम कलकत्ता पहुंचे। लेकिन तब से मेरा एक सपना था, एक सोच थी कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, एडवेंचर नहीं, सिर्फ क्लीनिंग पे मेरा सारा एनर्जी हम लगाएंगे। और वो हुआ 2018 में। करीब 40 लोग उनको लीड किया फ्रॉम हरिद्वार टू पटना, और करीब हमने 54,000 केजीज गार्बेज ये किया, इकट्ठे किए। और उससे बड़ी बात, करीब 60,000 बच्चों को हमने एड्रेस किया, यानी एक एक परिवार को ये अवेयरनेस के लिए ये हम ये बहुत बड़ा एक प्रयास था। और उसके बाद जब सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, मैं वहां थी 1 महीने 2 महीने। मैं सोचता हूँ ये माउंटेनियरिंग स्पिरिट अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें ही वो स्पिरिट अगर फायदा ना हो तो वी कांट जस्टिफाई द हाइकिंग। और जब रन ऑफ कच्छ में जब भूकंप आया था, मैं वहां पे थी करीब 1-2 महीने टाटा रिलीफ कमेटी के द्वारा, और वहां पे हमने जो स्पिरिट हमको एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए थी, वो डेडिकेशन, वो सोच, वो वहां पे था। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरा वो स्पिरिट जो एक एडवेंचर स्पिरिट होता है, वो मेरे लोगों के लिए। मैम, आपके जज्बे और हौसले की कहानी इतनी है कि मैं पूरा दिन भी अगर आपसे बात कर लूं तो शायद वो बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। बहुत संक्षिप्त रूप में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी जाते जाते कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। आप देश की वो पहली बेटी हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये जो कर रही हूँ, ये आजादी अमृत महोत्सव को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। ये जो हम 5 महीने की यात्रा में निकली है, 50 साल की से ऊपर की महिलाएं, और ये मैं पूरा का पूरा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। जी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमें एक बार फिर हिमालय का वो ताज़ा तरीन एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं मन में कुछ हासिल करने की लगन हो तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपका जज्बा इतना ज़्यादा मजबूत हो तो आपको मंजिल मिल ही जाती है, फिर मंजिल चाहे एवरेस्ट शिखर ही क्यों ना हो। यही सिद्ध किया हमारी आज की खास मेहमान बचेंद्री पाल ने भी, और आज वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन में कभी हार मत मानिए, और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।